नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में। हर हफ्ते लेके आते हैं हम आपके लिए खास विषयों पर खास चर्चा। आज हम बात करेंगे पंच परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास अतिथि और विशेषज्ञ इंदु शेखर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इंदु जी एक साहित्यकार हैं और पंच परिवर्तन के साथ में विभिन्न योजनाओं पर अपनी खासी जानकारी रखते हैं। सर, अगर हम मूल रूप से बात करें, जो पंच परिवर्तन है दर्शकों के लिए मूल रूप से बात की जाए तो क्या है और कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो नमस्कार लक्ष्य जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। पंच परिवर्तन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विशेष कार्यक्रम है जो हाथ में लिया है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है जी। 100 वर्ष होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर उतरा है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो। हम सभी जानते हैं कि शाखाओं के माध्यम से संगठन और संस्कार जी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संकल्पित है और कार्य कर रहा है। और शताब्दी वर्ष को कोई बहुत धूम धड़ाके से, कोई बहुत बड़े भव्य आयोजन इस रूप में न मनाकर प्रत्यक्ष कार्य हो, समाज में परिवर्तन हो जी, बदलाव हो, जिससे देश का विकास हो और देश में समृद्धि आए, उसको लेकर ये पंच परिवर्तन की कल्पना की है। परिकल्पना करके ये 5 सोपान रखे हैं जी। तो ये 5 सोपान जो हैं पंच परिवर्तन के, वे सबसे पहले है, इसमें हम अगर एक क्रम से लें तो स्व का जागरण जी, दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, चौथा है सामाजिक समरसता और 5वां है नागरिक कर्तव्यों की पालना। ये 5 इसके सोपान है। इन 5 आयाम कह सकते हैं जी। इन 5 आयामों में कार्य करना ही पंच परिवर्तन। अगर 5 आयामों पे हम बात करें इंदु जी, तो एक एक आयाम पे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें स्व का जागरण, स्व यानी स्वयं, और किस प्रकार स्वयं के जागरण से, स्वयं के विकास से समाज का विकास संभव है? हाँ बिल्कुल, ये दरअसल इसके पीछे ये मूल धारणा है। संघ में यह माना जाता है जी। कि 1947 को हम स्वाधीन तो हुए पर स्वतंत्र नहीं हुए। स्वाधीन हुए यानी हमारे अंग्रेजों के स्थान पर भारतीयों के ही अधीन रहा, ये हमारे अपने ही अधीन था हमारा देश, लेकिन हमारा जो मूल तंत्र था जी वह नहीं था। और उसका पहला चरण तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष बाद जी 1950 26 जनवरी से लागू हुआ भारतीय गणतंत्र, बिल्कुल, तो वो पहला स्वतंत्र होने का हमारा पहला चरण था। उस तरह बहुत सारी चीजें हमने जो विदेशी नकल के कारण अपना ली थी, हम अपना मूल भूल गए, भारतीय पहचान भूल गए, भारतीय जीवन क्या था, भारतीय आचरण क्या था, भारतीय संस्कृति क्या है, हम उसके बहुत से तत्वों को, अपनी परंपरा और अपने इतिहास को भूल गए। तो उसे पुनः याद करना यानी स्व का जागरण। उस स्व में मैं स्वयं, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना समाज, मेरा अपना राष्ट्र, मेरी संस्कृति और यह पूरी मेरी समूची पृथ्वी मानवता। तो ये जो स्व का जागरण का क्रम है, इसको जैसे कहा भी रहता है कि जो शुरुआत होती है परिवर्तन की, वो स्वयं से, स्वयं के घर से होती है। स्वयं का विकास होगा, स्वयं परिवर्तन होगा तो शायद घर परिवर्तित होगा, घर से समाज, और समाज से मुझे लगता है जो राष्ट्र है वो विकास की ओर बढ़ता नजर आएगा। अगर हम दूसरे आयाम की बात करें, कुटुंब प्रबोधन की अगर हम बात करें, तो कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये आपने क्रमशः ही लिया है जी, क्योंकि ये 5 का एक क्रम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति का स्व का जागरण होगा, फिर कुटुंब का प्रबोधन होगा, बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य की सबसे पहली पाठशाला उसका घर होता है, वास्तविकता है। सर्वाधिक समय उसका बचपन में, बचपन तो पूरा परिवार में ही अपने
भाई बहन माँ बाप कुटुंब में बीतता है। तो जो संस्कार उसको बचपन में पहली पाठशाला कुटुंब से मिलते हैं, और जब कुटुंब में ही सब लोग इस प्रकार का एकल परिवार की आजकल हम देखते हैं कि वो भी बिल्कुल देखने को मिलता है। उसमें कुटुंब में कोई एक संस्कार भी आना चाहिए जी। कुटुंब में एक सामूहिक सोच भी पैदा होनी चाहिए। आज परिवारों की स्थिति इतनी भयावह है, जो पारिवारिक विघटन भारत में प्रारंभ हुआ है पश्चिमी संस्कृति के कारण जी, और परिवार टूटते जा रहे हैं, खंडित होते जा रहे हैं, परिवारों में आपसी समन्वय खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में कुटुंब प्रबोधन ये जो आयाम है वह पारिवारिक रूप से संस्कार आए, एक परिवार मिलकर सोचे, परिवार में सब एक सकारात्मक वातावरण पैदा करें, इसलिए यह कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि का प्रारंभ किया गया है। अन्यथा जी, आप पाठशाला में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से आप कितने ही संस्कार दें, कितनी ही शिक्षा दें, लेकिन यदि परिवार में वैसा आचरण नहीं है वो उतना प्रभावी नहीं तो प्रभावी नहीं होगा। इसलिए बदलाव या सकारात्मक सोच परिवार से ही प्रारंभ हो तो कुटुंब प्रबोधन को एक आयाम के रूप में जो सह भोजन है उस पर बड़ा प्रकाश डाला गया है, उसकी महत्ता पर भी अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज सभी इतने गतिशील और इतने बाहर व्यस्त हो गए हैं कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग भी एक समय भोजन नहीं कर पाते। तो कुटुंब प्रबोधन में सब परिवार के लोग किसी एक समय तो साथ बैठें, चाहे भोजन के समय बैठें, चाहे चाय पीते समय बैठें या कभी बैठें। तो ये कुटुंब प्रबोधन का अर्थ कुटुंब सब मिलकर, परिवार प्रबोधन भी इसको कह सकते हैं, पूरा परिवार एक साथ विचार करे, परस्पर विचार करे, संवादहीनता जो आ गई है, जड़ता जो आ गई है संवादों में, वो समाप्त हो। इसमें लगता है कि न केवल एक सामाजिक समरसता बढ़ेगी बल्कि आपसी समन्वय के साथ में जो स्नेह है, जो भागती दौड़ती एक डिजिटल युग में जो शायद कहीं खो गया है, इन आयाम के माध्यम से लगता है मुझे समाज में वापस व्यक्त करने का एक अहम प्रयास हो सकता है। निश्चित रूप से ये आपने बहुत ठीक बात कही है, क्योंकि डिजिटल दुनिया ने हमको हर समय बाहर कर दिया है, घर में रहते हुए घर से बाहर कर दिया है। एक समय था कि हम बाहर रहते थे लेकिन घर हमारे समय हमारे दिमाग में, दिल में हर समय रहता। आज स्थिति ये है कि हम घर में हैं लेकिन व्यस्त हम घर से बाहर में हैं। तो ये घर से जो बाहर निकलना हमारा हर समय है, एक ऐसी खिड़की हमारे अंगूठे के नीचे रहती है कि वह हमको हर समय बाहर करती रहती है। तो हम वापस घर में हम रहें, घर में ही उपस्थित रहें। तो ये घर में हमको उपस्थित करने का ये माध्यम है, यह जो कुटुंब प्रबोधन है, इसके अनेक चरण हैं, अनेक कार्य हैं, उसमें यह भी एक कार्य है जो आपने बताया है। और ये इसीलिए कि जब तक परिवारों में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, ये सब जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वे एक छत के नीचे एक समन्वित रूप से सोचें और किसी एक दिशा में हम कार्य करें। संस्कार के लिए ये विशेष रूप से है, न केवल कुटुंब प्रबोधन है बल्कि परिवार में वही समरसता वापस लाने का एक अहम प्रयास है। अगर हम तीसरे आयाम की बात करें इंदु जी, सामाजिक समरसता, ये क्रम है। ये तीसरा क्रम है कि जैसे व्यक्ति के स्तर पर परिवर्तन हो, फिर कुटुंब के स्तर, परिवार के स्तर पर परिवर्तन हो, फिर समाज में हो। आज समाज में इतना भेदभाव, अब देखिए कि जातगत भेद, वर्गगत भेद, अलग अलग तरीके के समुदाय बटे हुए हैं और इन समुदायों ने हमारी सामाजिक एकता छिन्न भिन्न कर दिया। बिल्कुल, हमारे समाज में इतनी कुरीतियां आ गई हैं और समता के नाम पर, समानता के नाम पर हम नारे तो लेते हैं समानता के जी, लेकिन समानता बिना समरसता के कभी संभव नहीं। बिल्कुल,
समानता कहने में अच्छा शब्द लगता है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से समानता संभव नहीं है। कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है। छोटे के लिए साइज अलग साइज होगी, बड़े के लिए अलग साइज होगी। जो अलग अलग शिक्षा का स्तर है, एक प्राथमिक पास है, एक माध्यमिक पास है, एक पीएचडी किया हुआ है, तो विविधताएं हैं। एक व्यक्ति महानगर में रहता है, बहुत साधन संपन्न स्थिति में रहता है, एक बिल्कुल छोटे से गांव में ऐसी बस्ती में रहता है, मलिन बस्ती में रहता है। तो हम वहां समानता की बात कैसे कर सकते हैं? तो वहां लेकिन आपसी संबंध के लिए समरसता जरूरी है, बंधुता का भाव जरूरी है, सद्भाव जरूरी है, सामाजिक सद्भाव जरूरी है। तो इसका अर्थ ये है, इसका मूल अर्थ ये है कि अपने से भिन्न वर्ग, अपने से भिन्न लोग, अपने से भिन्न समुदायों के बीच में भी आत्मीयता का संबंध रहना। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। काले, गोरे, लंबे, छोटे, अलग जात के, छोटी जात के कहे जाने वाले, बड़ी जात के कहे जाने वाले, अलग अलग आय वर्ग के कहे जाने वाले, ये सब एक ही परमात्मा के संतान है। और इन सभी जो मुझे लगता है जो विषय हैं, इन सबको एक साथ बांध के इन पे काम करने में जो सामाजिक समरसता का जो आयाम है, वो एक महत्वपूर्ण। और आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं कि संघ के व्यवहार में तो ये सामाजिक समरसता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में इतनी अद्भुत है कि 20-20, 30-30 वर्षों से जिन स्वयंसेवकों से संपर्क रहता है, उनकी जाति का पता नहीं लगता जब तक कि कोई अन्य कारणों से सामाजिक दृष्टि से उनके संपर्क में नहीं आते। लेकिन प्रचारक तो पूर्णकालिक होते हैं। आपको आश्चर्य होगा लक्ष्य जी कि हम 30-30 वर्षों से प्रचारकों की जाति नहीं जान पाते कि ये प्रचारक किस जाति के, क्योंकि वहां सामाजिक समरसता की दृष्टि कायम करती है। मुझे लगता है एक राष्ट्र का जो भाव है, एक हिंदुत्व का जो भाव है, भारत का भाव, एक राष्ट्र का भाव है, जिसमें तो वो एक राष्ट्र के भाव में मुझे लगता है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो उनसे ऊपर सामाजिक समरसता का भाव है, उस पे काम किया जाना महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये है कि समाज में भी ये संदेश जाए। अन्यथा संघ के लिए नई बात नहीं है ये। संघ में तो संघ स्थापना के कुछ वर्षों बाद, जब गांधी जी संघ के शिविर में आए, कुछ ही वर्षों के बाद, लगभग 10 वर्ष हुए होंगे, तब वे आए थे। तो उन्होंने ये देख के हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा कि यहाँ अछूत कौन कौन है, अस्पृश्य जाति के कौन कौन है। जब उन्होंने पूछा तो किसी को पता ही नहीं था आपस में। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये साथ बैठे हैं। तो लोगों ने कहा हमको तो अब पता चला जब हाथ खड़ा किया है, हम तो जानते ही नहीं थे ये कौन किस जाति के। यानी सवर्ण और जिनको अस्पृश्य कहा जाता है वे सब एक साथ थे। तो संघ के लिए नया नहीं है, संघ में तो प्रारंभ से ही है, लेकिन बाहर भी समाज में ये संदेश जाए और आचरण में आए, इसलिए सामाजिक समरसता पर। अगर चौथे आयाम की हम बात करें, पर्यावरण, बिल्कुल सामाजिक समरसता के बाद में अगर हम बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण पूजन सनातन संस्कृति का एक अहम अंग भी है। और हमेशा से पर्यावरण संरक्षण लगता है कि एक हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो किस प्रकार से ये चौथा आयाम महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी तो पर्यावरण संरक्षण इस पंच परिवर्तन में आया है जी, लेकिन आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने एक आह्वान किया था कि प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण करे और वृक्ष की देखभाल करे। ये 3-4 वर्ष पूर्व उन्होंने आह्वान किया था जी। और स्थिति आज ये है, आपने कहा कि पर्यावरण के प्रति वृक्षों की पूजा या नदियों की पूजा हमारी संस्कृति में है, लेकिन कई बार हम अनजाने में उस मूल भावना को भूल बैठते हैं। पूजा तो हमारे संस्कारों में है जी, लेकिन व्यवहार में पर्यावरण के प्रति प्लास्टिक का उपयोग हम अनजाने में इतना करते हैं कि एक तरफ हम नदियों की पूजा कर रहे हैं और हम इतना प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं कि उन नदियों की सांस घोट रहे हैं। हम वृक्षों
कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बिजली निरर्थक जला रहे हैं जी, हम, इतना निरर्थक सामानों का ढेर लगा रहे हैं। जो सामान बनता है वो बिजली से बनता है, बिल्कुल। बिजली नष्ट हो रही है, पेड़ नष्ट हो रहे हैं। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करेंगे सर्वाधिक, हम बिजली नष्ट हो रही है, हम बहुत ज़्यादा सामान खर्च कर रहे हैं। अगर मैं 5 बुशर्ट की जगह 50 बुशर्ट रखता हूँ, कमीज रखता हूँ, या इतनी अधिक वस्तुओं का उपयोग करता हूँ, जितने अधिक वस्तुओं का उपयोग करूँगा वे उतनी फैक्ट्रियों में बनेंगी, मैं तो खरीद लूँगा, लेकिन उसके लिए कितनी ऊर्जा क्षरित हुई, कितना नष्ट हुआ, कितना पर्यावरण प्रदूषित हुआ, कितनी धुआं वातावरण में गई, गाड़ियों का अंधाधुंध चला रहे हैं गाड़ी। तो ये भाव आम जन में आचरण में पैदा हो, ये आचरण में पैदा करना मुझे लगता है ये अहम है। परंतु साथ बात करें अब जो 5वां आयाम है, अगर हमने कुटुंब प्रबोधन कर दिया, हमने परिवार के बारे में सोचा, उसके बाद में समाज पे आए, पर्यावरण पे आए, परंतु अब स्वयं जागरण का जब भाव इन सभी में विद्यमान हो गया है, तो जब 5वां जो नागरिक कर्तव्य है, नागरिक किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका एक महत्व इस दृष्टि से है कि प्रत्येक देश का अपना एक विधान होता है जी, प्रत्येक राष्ट्र का। जैसे मैं भारतवासी हूं, कोई किसी दूसरे देश में रहता है, तो मानवीयता के मूल्यों के अलावा भी हर राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, उसके एक मर्यादाएं होती है, नैतिक आचरण की मर्यादाएं होती है, प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं जी। तो जब तक हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तब तक हम सच्चे देशभक्त नहीं हैं। हम जिस देश में हैं जी, उस देश के विधान का पालन करें, उस देश के अनुसार उन मर्यादाओं का, उन आचरणों का हम अपने जीवन में निर्वाह करें, यही हमारे कर्तव्यों का पालन है। और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का पालन करने में ही दूसरे के अधिकार सुरक्षित है। आज जो अधिकारों की मांग उठती है, वो किस लिए उठती है? अधिकारों की मांग इसीलिए उठती है कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो निश्चित रूप से किसी के अधिकारों को मैंने उसके अधिकारों से वंचित रखा है। और ये भाव पैदा करने के लिए मुझे लगता है कि जो स्वयं का भाव है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक ये भाव उधर जाएंगे। परंतु जो 5वां आयाम की हमने बात करी हिंदू जी, परंतु इन सब में मुझे लगता है कि जो स्वयं का भाव का जो विकास है वो प्रमुख है। वो बिल्कुल प्रमुख है, वो हर दृष्टि से प्रमुख है। आज भी अभी तक हम अपने इतिहास को पराई नजरों से देखा गया, पराई दृष्टि से देखा गया। हमारा इतिहास जो इतना गौरवशाली समुज्ज्वल इतिहास है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है जी, भारत की संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है, ठीक बात है। आप पढ़ेंगे तो रोम की भी हजारों वर्षों पुरानी थी, यूनान की भी थी, मिस्र की भी थी, बिल्कुल। लेकिन आज वे संस्कृतियां विनष्ट हो गई, खत्म हो गई, केवल इतिहास में। भारत की लेकिन संस्कृति कंटिन्यूटी में अविच्छिन्न, जो हजारों वर्ष पूर्व से निरंतर चली आ रही है, एकमात्र भारत की। बाकी वे सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई, और उन स्थानों पर, उन जगहों पे दूसरी संस्कृतियां, दूसरी तरीके से दूसरी सभ्यताएं बन गई। तो भारत के पास ये विलक्षणता है, हम उसको पुनः याद करें, उस विशेषता को याद करें। आज भारत यह गर्व से घोषणा करता है जी कि हम संपूर्ण विश्व के लिए हैं, बिल्कुल, विश्व की भलाई के लिए, हम हमारे लिए नहीं है। भारत यदि, या हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता की बात करता है, हिंदू संगठन की बात करता है, किस लिए? हिंदुओं के लिए नहीं। कृणवंतो विश्वमार्यम का अर्थ यह है कि संगठित हिंदू संपूर्ण देश को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को, पूरे विश्व को समृद्ध, समुन्नत और विकसित बनाए। हम अपने लिए नहीं जीने वाले, हम दूसरों के लिए। वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है, वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल। तो इसलिए ये पंच परिवर्तन मूलतः इसके पीछे समाज में एक परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, हम स्वयं विकसित हो, हमारी चेतना विकसित हो, हम अपने जो समाज और समूह और अपने निकटवर्ती लोगों को करें,
हमारा देश समुन्नत हो, हमारा देश समृद्ध हो, और यह समृद्ध देश, समुन्नत देश और विकसित देश पूरे विश्व को आगे ले जाए, पूरे विश्व में एक सकारात्मक वातावरण पैदा हो, ये एक उद्देश्य है। और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है कि पूरे विश्व में जी हमारा यह परंपरा और हमारा यह इतिहास रहा है कि हम धर्म की ध्वजा लेकर, हम मानवीयता के मूल्यों को लेकर विश्व में गए हैं। सेना लेकर किसी को पराजित करने, किसी पर आक्रमण करने, किसी की हत्या करने नहीं गए। अब जो भारत रहा है हमेशा शांति का समर्थक रहा है, परंतु हम बात करें आज पूरे देश भर में, बल्कि नहीं बल्कि पूरी विश्व भर में विकसित भारत की बात हो रही है जी। 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना है, क्या लगता है उस परिकल्पना में जो ये 5 आयाम है ये कितने महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। केवल उस ओर ध्यान दिलाने की बात है, अन्यथा जो आपने और हमने जो चर्चा की है जी, वो वही चर्चा की है कि इन 5 आयामों पे यदि व्यक्ति, समाज, हमारा देश जी, और ये संपूर्ण प्रकृति यानी पर्यावरण, ये सब समृद्ध होते हैं तो भारत निश्चित रूप से विकसित होगा। और इतना विकसित होगा कि जो 2047 पर जब हम राष्ट्र की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के, तब भारत संपूर्ण विश्व को एक सकारात्मक संदेश देने में सक्षम एक राष्ट्र के रूप में रहेगा, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। और ये पंच परिवर्तन इसीलिए है कि ये हर स्तर पर देश में सकारात्मक परिवर्तन आए और सब विकसित हो। और नकारात्मक भावना, आप ये देखिए कि इन 5 बातों में जी सारी सकारात्मक सोच है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, इसमें किसी की भी कोई मान्यता आड़े नहीं आती है। मैं कहूं कि मैं तो उस समुदाय से हूं, मैं उस वर्ग से हूं, मैं उस जाति से हूं, मैं उस धर्म से हूं, मैं उस संप्रदाय से हूं, इसलिए मेरी दृष्टि से ये कोई बाधा आती है, नहीं। आप किसी भी, कहीं भी, किसी कोने में रहते हैं, आप किसी भी मत या मान्यता के मानने वाले हैं, बिल्कुल आपको ये 5 परिवर्तन के जो बिंदु हैं ये अच्छे लगेंगे, ये सकारात्मक लगेंगे, ये लगेगा कि हाँ मुझे इससे जुड़ना चाहिए। क्या लगता है इंदु जी, कितना बदलाव समाज में और राष्ट्र में आया है इन पंच परिवर्तन के माध्यम से? आने लगा है, चर्चाएं होने लगी है। जिन बातों को पहले हम, जिन पर चर्चा करना, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेना भी हम ऐसा समझते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बहुत पुराना स्वयंसेवक हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि चर्चा करते समय बहुत बचा जाता था, किंतु जब देखा कि समाज में इनका सकारात्मक परिवर्तन होने लगा है, विपत्तियों और आपदाओं में जी, ये जो स्वयं की भावना और कर्तव्य बोध के कारण लोगों ने समूहों को नेकर पहन के, और देखा समूहों को जब कोई नहीं जा पा रहा है संकट में सुरक्षा करने के लिए और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो वे लोग जान को हथेली पर रखकर स्वयंसेवक जाते जब लोग बाग देख रहे हैं, तो धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो जो पंच परिवर्तन की भी जो बातें हैं, जैसे अभी स्वयंसेवकों ने वृक्षारोपण और इसका कार्यक्रम किया और बस्तियों में पेड़ लगाए, उनकी रक्षा की, और अभी भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ सुरक्षित हैं कि नहीं। संघ के कार्यक्रमों में प्लास्टिक के ग्लासों पर अब लगभग कोई, कभी जहां तक ये बात पहुंची नहीं है, चूंकि आरंभिक दौर है जी, लेकिन हर जगह जो है अब प्रयास ये किया जाता है कि प्लास्टिक के ग्लासों की बजाय कागज के या उस तरह के जो रखे जाए, धातु के बर्तन रखे जाते हैं जी। तो ये परिवर्तन सामने आया है। अभी कुंभ में संघ का एक प्रकोष्ठ है, पर्यावरण प्रकोष्ठ जी, लाखों लोग एक थाली, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल, और एक थैला लेकर लोग पहुंचे, तो अपनी थाली लेकर जाएं तो वहां करोड़ों टन जो प्लास्टिक का अंबार लगना था उससे बचे, क्योंकि एक थैला, कपड़े का थैला और एक थाली लेकर लाखों लोग गए। और ये उस योजना से प्रचार था। और आप देखिए कितने बड़े प्लास्टिक के कचरे से हम बचे, ये एक बहुत सकारात्मक बड़ा एक बदलाव है। परंतु अगर हम बात करें दर्शकों की,
इन 5 आयामों के माध्यम से, 5 परिवर्तन के जो 5 आयाम हैं उनके माध्यम से किस प्रकार समाज में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, इन सब पर हमने चर्चा करी। हमारे दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार ये 5 परिवर्तन अपने आप में आत्मसात करके, स्वयं का बोध करके वो एक बदलाव ला सकते हैं समाज में? देखिए, युवा तो सर्वाधिक बदलाव लाने के जो अग्रणी प्रणेता होते हैं वो युवा ही होते हैं। और मैं युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि आप भले संघ को न जानते हों, जानने का मतलब वहां आपके संपर्क में ना हो, आप न जाते हों जी, लेकिन ये 5 परिवर्तन के जो आयाम हैं इन पर निश्चित रूप से अपनी कुछ ना कुछ योजना जरूर बनाएं, क्योंकि स्वयं का जागरण हर युवा के लिए आवश्यक है। कुटुंब प्रबोधन युवाओं के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आज के युवाओं को उसकी आवश्यकता पड़ती है। पर्यावरण संरक्षण और कर्तव्यों का पालन, ये सब इन्हीं के आधार पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा और समाज को सकारात्मक दिशा मिलेगी। तो इन 5 मुद्दों को, 5 बातों को याद करते हुए अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मित्रों को इसका संदेश देंगे तो निश्चित रूप से वह बदलाव और भी अधिक गुणा बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब स्वयं का बोध होगा तो परिवार का प्रबोधन होगा, परिवार साथ में समाज, और समाज साथ में जो राष्ट्र है वो भी ना केवल विकसित होगा बल्कि एक स्वावलंबी और सबल राष्ट्र के रूप में भारत सामने आएगा। मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी आपका, तमाम जानकारियों के लिए आपका समय, अपने समय निकाला हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ में, नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपको नमस्कार।